गाइस टॉपिक इज लिक्विड्स। और सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या है पहला टॉपिक? हाइड्रोस्टैटिक्स। बाय द वे स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। सो बेसिकली हम क्या चीज पढ़ रहे हैं? लिक्विड एट रेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं गाइस? लिक्विड एट रेस्ट। सबसे पहली चीज, कुछ भी शुरू करने से पहले प्रेशर के बारे में बोलना जरूरी है। भाई मान लो यहां पर प्रेशर पी एटमोस्फियर है, पी नॉट, और कोई सरफेस ले लिया, कोई सरफेस ले लिया। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर जो एयर पार्टिकल्स हैं उनमें प्रेशर पी नॉट है, तो वो इस एरिया पे फोर्स लगाएगा। इस एरिया पे फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और कितना फोर्स होगा? पी नॉट ए। फोर्स कितना होगा? पी नॉट ए। टॉपिक का नाम क्या कह सकते हो? फोर्स ड्यू टू प्रेशर। फोर्स ड्यू टू प्रेशर। तो क्या हम कह सकते हैं फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज प्रेशर इनटू एरिया, और डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस। डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस। सबको ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आए ना आए, याद रह जाएगा नहीं रह जाएगा? यस सर। मतलब मान लो कोई कहे कि यहां पर एयर पार्टिकल्स में, यहां पर प्रेशर है पी एटमोस्फियर, और यहां पर मैंने कोई सरफेस ले लिया, तो क्या मैं कह सकता हूं इधर के पार्टिकल्स इस सरफेस पे फोर्स लगाएंगे? कितनी फोर्स लगाएंगे? पी नॉट ए। कितनी फोर्स लगाएंगे? पी नॉट ए। अब ये फोर्स क्यों आती है वगैरह वगैरह, ये चीज मैं कौन सी चैप्टर में पढ़ाऊंगा गाइस? कौन से चैप्टर में पढ़ाऊंगा? केटीजी में पढ़ाऊंगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। क्योंकि वो कोलाइड करते हैं सरफेस से, कोलाइड करके फिर वो क्या बोलते हैं, वापस जाते हैं। तो कोलिजन के कारण जो चेंज इन मोमेंटम आता है, उसके कारण क्या लग रही होती है? बेसिकली पार्टिकल्स पे फोर्स लग रही होती है। उसका एक्शन रिएक्शन देखा जाए तो सरफेस पे फोर्स लगेगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लेट अस फॉरगेट एवरीथिंग। सिर्फ ये याद रखना कि फोर्स कितनी होती है? प्रेशर इनटू एरिया। और डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर। सब डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर। याद रहेगा गाइज? यस सर। यहां पर दुविधा कब हो सकती है ये बताओ? मेरे ख्याल से तब हो सकती है ये कोई कर्व्ड सरफेस होता। अब ये कहते हैं कि यहां पर प्रेशर पी नॉट है। अब कह रहे हैं कि जो ये सरफेस है इस पे फोर्स कैसे लगेगा? क्योंकि यहां पर एक छोटा सा एरिया लोगे, छोटा सा एरिया लोगे, और ये कहोगे ये एरिया हो गया DA1, और DA1 पे फोर्स कैसे लगेगी? पी एटमोस्फेयर इंटू DA1। यहां पर छोटा सा एरिया ले लेना, इस पे फोर्स किधर होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये DF2 कितना होगा? पी एटमोस्फियर इंटू DA2। यहां पर अगर देख लें तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे फोर्स किधर होगी? पी एटमोस्फियर इंटू DA3। यहां पर सरफेस ले लिया छोटा सा, तो उस पर फोर्स कैसे लगाएगा? पी एटमोस्फियर इंटू DA4। किस किस को ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता? अरे भाई मान लो ये 10 न्यूटन है, ये मान लो 5 न्यूटन है, ये मान लो 7 न्यूटन है। अरे सब 10 भी होते मान लो, तो तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि 40 हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? वेक्टर सम करना पड़ेगा ना, रिजॉल्व करके ऐड करना पड़ेगा, एक्स में अलग वाई में अलग। तो कोई कर्व यस सर। है, कोई कर्व है, और उस पर कोई कहे कि अगर हवा में कुछ प्रेशर है पी एटमोस्फियर, उसके कारण उस कर्व के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो हमें टेक्निकली क्या करना है? उस कर्व को छोटे 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 पार्ट्स में काट देना है, और कहना है कि हर छोटे छोटे पार्ट पे हम कहेंगे फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा उस इंस्टेंट पे? वहां पर हवा में कितना प्रेशर है? प्रेशर इनटू एरिया। और डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में काटा, और हर एक छोटे छोटे पार्ट पे फोर्स निकाला। कितना? प्रेशर 1 इंटू DA1, प्रेशर 2 इंटू DA2, प्रेशर 3 इंटू DA3। और सबका क्या किया? वेक्टर सम। क्या किया? वेक्टर सम।
क्या नहीं किया, स्केलर सम, पता चला सबको उठा के 40 लिख के आ गए, तो ऐसा ब्लेंडर नहीं, मतलब उठा के सीधा इंटीग्रेट मत कर देना, पहले रिजॉल्व करोगे, एक्स में अलग इंटीग्रेट होगा, वाई में अलग इंटीग्रेट होगा। बात समझ में आई या नहीं आई Yes, एवरीबॉडी? sir. Yes. ओके, Yes, sir. तो हवा में प्रेशर क्यों होता है? वी आर नॉट वरीड अबाउट, वी आर मोर वरीड कि अब अगर प्रेशर इन अ लिक्विड कॉलम एट रेस्ट, या वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ pressure in a liquid column with depth, with depth। जैसे सपोज करो ये हमने एक बाल्टी ले लिया, बाल्टी में हमने ये लिक्विड डाल दिया। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर डेप्थ एच पे, डेप्थ एच पे प्रेशर कितना है। क्वेश्चन समझ में आया है? अज्यूमिंग कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, हमें प्रेशर पूछा गया है एट डेप्थ एच। भाई डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ेगा, डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ा होगा। सोच भी सकते हैं यार, फील आती है सबमरीन में अगर हम अंदर जाते हैं तो कहते नहीं अंदर डेप्थ पे प्रेशर इतना हो जाता है लिक्विड में कि सबमरीन क्रश भी हो सकती है। सुना है नहीं Yes, सुना है? sir. Yes, sir. एक सर्टेन ऑपरेटिंग डेप्थ होता है सबमरीन का, ज्यादा डेप्थ पे चले जाएं तो कहते हैं ना कि सबमरीन का बन गया कचूमर, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, उसको क्रशिंग डेप्थ बोल देते हैं कि भाई उस टाइम पे हमारा सबमरीन हो गया, पापड़ बन गया। तो डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है। अब हम कह रहे हैं कैसे बढ़ता है, फॉर्मूला बनाना है, कुछ नहीं करना है इसमें, न्यूटन लॉ हमें आता है। और ये लिक्विड एट रेस्ट है, ये लिक्विड एट रेस्ट है, रेस्ट है तो मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। कितने पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ? इतने लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इतने लिक्विड का, इतने लिक्विड का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ऐसे बना दूं, इस पे कौन सी फोर्सेस बनानी है, इंटरनल या एक्सटर्नल? इसने जिस पे औरों पे लगाई वो बनाते हैं, या औरों ने इस पे जो लगाई वो बनाते हैं? एवरीबॉडी, भाई किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एक डब्बा है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो किसका फ्री बॉडी डायग्राम, उसका जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उस पे लगने वाली फोर्सेस बनाते हैं ना, जो और लोगों ने लगाई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं उसने औरों पे क्या क्या लगाया, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम ये कहेंगे ये अगर एरिया ए ले लें, ये अगर एरिया ए ले लें, तो क्या हम ये कह सकते हैं ऊपर से फोर्स लगेगा पी एटमॉस्फेयर इंटू ए, नीचे लगेगा mg, नीचे लगेगा mg, साइड वाली फोर्सेस कट जाएंगी, जो दीवार लगा रहा है, हाँ या ना? जो दीवार फोर्स लगा रहा है वो तो कट जाएगी। और क्या मैं कह सकता हूं जो नीचे वाली लेयर ऑफ लिक्विड है इसके जस्ट नीचे, वो इस पे धक्का लगाएगा ऊपर की तरफ, कितना, P1A से। ये P1 हमने मान लिया प्रेशर एट दिस डेप्थ। अब तुम्हें डाउट ये हो सकता है ये नीचे से ऊपर की तरफ ही फोर्स क्यों लगाई? भाई खुद से सोचो, ये फोर्स किसने लगाई है? इस ब्लू वाले लोगों ने इतने पार्ट पे लगाई है। अगर कोई कहता कि नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं गाइस? इस ग्रीन वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो ग्रीन वाले के फ्री बॉडी डायग्राम में ये कह सकते हैं कि ये ब्लू वाला लिक्विड ऐसे फोर्स लगाएगा, बोलो हाँ, ये वाला लिक्विड ऐसे फोर्स लगाएगा P1A से। ये एक्शन हो गया मान लो, तो ये टेक्निकली हमारा रिएक्शन हो गया, हाँ या ना?
यस सर। नीचे वाला ऊपर वाले को ऊपर धकेल रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले को नीचे धकेल रहा है, हाँ या ना? वहां पे प्रेशर है P1, ठीक है? आया समझ में? नहीं आया? तो मुझे यस क्या सर। निकालना था? मुझे बेसिकली प्रेशर इन वेरिएशन इन अ लिक्विड कॉलम एट रेस्ट निकालना था। रेस्ट का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो जैसे ये लिक्विड कॉलम है और यहां पर डेप्थ एच पे प्रेशर निकालना है, डेप्थ एच पे प्रेशर निकालना है। तो मैंने इसका बनाया फ्री बॉडी डायग्राम। इसका फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें बनाना आना चाहिए अब, कि कैसे बनाएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है P0A, ऊपर से नीचे की तरफ अर्थ खींच रहा है इसे mg से, इसका मास, इसका मतलब m है, और नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है P1A से, और फोर्स बैलेंस है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो हम ये कह देंगे कि P0A प्लस mg इज इक्वल टू P1A। m को क्या लिख सकते हैं गाइस? ए कौन सा एरिया था? ये वाला एरिया ना। m को ये लिख सकते हैं कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं ना सर। एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। और वॉल्यूम क्या हो जाएगी? एरिया इंटू एच, एरिया इंटू एच। एवरीबॉडी गॉट इट? बोलो। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं P0A प्लस रो AHG इज P1A? ए काट दो तो P1 हो गया P एटमोस्फेयर प्लस H रो जी। अब ठीक है? तो क्या शिक्षा मिली हमें? कि अगर कोई लिक्विड कॉलम एट रेस्ट होता, अगर कोई लिक्विड कॉलम एट रेस्ट होता, तो डेप्थ के साथ प्रेशर कैसे पड़ता? हम कहते यहां पर अगर P एटमोस्फेयर है तो यहां पर प्रेशर हो जाएगा P एटमोस्फेयर प्लस H1 रो जी। H1 कौन सा डेप्थ हो गया? ये वाला। यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा? यहां पे प्रेशर हो जाएगा P एटमोस्फेयर प्लस H2 रो जी। रो किसका है? रो किसका है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पहला चैप्टर ऐसा आ रहा है जिसमें यूनिट्स में तुम गलतियां करोगे, ठीक है? क्या करोगे? यूनिट्स में गलतियां करोगे। यूनिट्स, यू शुड बी केयरफुल ऑफ यूनिट्स। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। मैकेनिक्स के बाद यही तो पढ़ रहे हो भाई, याद रखना। और डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज kg पर मीटर क्यूब। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम में कितनी होती है? CGS में 1000 kg को कर दिया 1000 ग्राम, और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में किया तो 100 क्यूब इज इनटू सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? तो ये आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होती है, और बहुत बार बोलते नहीं यार डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 होती है। यार 1 किस में होती है? CGS में होती है, ठीक है? SI के अंदर 1000 होती है। और ये भी ध्यान रखना, जब डेंसिटी तुम SI में ले रहे हो तो G ले रहे हो 9.8, और अगर इसे CGS में ले रहे हो तो G ले रहे हो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना, इसमें यूनिट्स में केयरफुल हो जाओ। क्या हो जाओ गाइस? जैसे जैसे प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को क्या बोल देते हैं? पास्कल। अरे वो पीजे आता हुआ, पीजे याद है ना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन एक स्क्वायर बना के उसके अंदर बैठ गया, कहता है आउट डेन किसकी आई? पास्कल की। अरे पैथेटिक जोक, बचपन में पढ़ा था हमने, या किसी ने नहीं पढ़ा? नो सर। बाई गॉड, वैसे भी पीजे था यार। एनीवे, सो यहां तक का समझ में आ गया कि हमारा प्रेशर कैसे बढ़ रहा है? P एटमोस्फेयर प्लस H रो जी, P एटमोस्फेयर प्लस H रो जी। अच्छा मान लो इसमें ये कहा जाए, एक चीज मैं ऑलरेडी अज्यूम सा करके चल रहा था, वो भी प्रूव किया जा सकता है कि अगर ये लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम है, एक्सेलरेशन जीरो है एक्स एक्सिस में भी, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर और यहां पर प्रेशर सेम होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर
सेम होगा। हॉरिजॉन्टल, ये तो यूज किया है ऑलरेडी मैंने। हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर इज सेम। कैन एनीवन थिंक ऑफ अ प्रूफ, हाउ वी कैन प्रूव दैट? भाई ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड है, यहां पर इतने से पोर्शन को स्टडी करो, इतने से पोर्शन को। यहां से फोर्स कितना लग रहा है? यहां पर प्रेशर अगर P1 था तो हम कहेंगे P1 इंटू दिस एरिया इज द फोर्स, और यहां पर प्रेशर अगर P2 था तो क्या मैं कह सकता हूं P2 इंटू दिस एरिया इज द फोर्स। और क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में जीरो है तो मैं कहूंगा एफ नेट इन एक्स एक्सिस शुड बी जीरो। तो क्या मैं कह सकता हूं P1A शुड बी P2A। सो क्या मैं कह सकता हूं इन लिक्विड एट रेस्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है और वर्टिकल के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है, कैसे? एच रो जी की तरह। हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। पक्का? तो P1 इक्वल टू P2, यहां पर हर जगह प्रेशर सेम होगा, यहां पर हर जगह प्रेशर सेम होगा इस लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। यहां तक का अगर समझ में आ गया तो जिस तरीके से ये डेरिवेशन किया गया, तो अभी मुझे कराना तो कुछ और है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना प्रेशर वेरिएशन इन एक्सेलरेटिंग लिक्विड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहीं पे दे दिया जाए। दे सकते हैं? एक बार थोड़ा ऊपर कर दोगे, नोट करना है। हाँ बेटा। हाँ बस यहीं पे कर। ओके, हाँ गाइस, यहां तक का समझ में आ गया। एक काम कर सकते हैं हम, सपोज करो ये लिक्विड कॉलम है, फाइंड प्रेशर एट डेप्थ h, फाइंड प्रेशर एट डेप्थ h if the whole container is accelerating downwards with a naught। कि अब प्रेशर कितना होगा यहां पे, अज्यूमिंग कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, P नॉट। You have got 2 minutes to try this question, okay? यार देखो ना क्या करा भाई, आसान सा था। ऐसे है, यहां से फोर्स लगा P नॉट ए, नीचे लगा mg, नीचे से ऊपर की तरफ लगा P1A। इसने कहा है कि एवरीथिंग इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स विद ए नॉट, तो एक्सेलरेशन है ए नॉट, तो इस पूरे की एक्सेलरेशन है ए नॉट। अब इसमें क्या लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे ना। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहेगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो हम कहेंगे एम जी प्लस पी नॉट ए माइनस P1A इज एम ए। तो हम कहेंगे P1A इज P नॉट ए प्लस एम जी माइनस ए नॉट। एम को क्या लिख देना, रो ए एच, ए काट देना, ए काट देना। तो P1 क्या आ गया, P एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी माइनस ए नॉट। सही है? यस सर। तो प्रेशर विद डेप्थ एच ऐसे चेंज होएगा, हाँ या ना? अब मान लो, अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन में कह देता कि नहीं, वेसल तो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था ए नॉट से, तो हम कहेंगे P1A माइनस एम जी माइनस पी नॉट ए इज एम ए। इससे क्या आ जाएगा, P1 वुड बी P एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी प्लस ए नॉट। अगर ये फ्री फॉल कर रहा था, हमने वेसल को छोड़ दिया, तो नीचे एक्सेलरेट कितने से कर रहा है ये, जी से, फ्री फॉल वाला केस। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये वाला केस में
ए नॉट को जी डाल देना, तो हर जगह प्रेशर कितना आएगा, पी एटमोस्फेयर। हर जगह प्रेशर कितना आएगा, पी एटमोस्फेयर। फ्री फॉल वाले केस में डेप्थ के साथ प्रेशर चेंज नहीं होगा। मतलब समहाउ अगर मैं ये बोतल लूं और इस बोतल को छोड़ दूं, तो जैसे ही छोड़ूंगा छोड़ने के तुरंत बाद हर जगह प्रेशर क्या हो जाएगा अंदर, पानी के अंदर, पी एटमोस्फेयर। आई थिंक ना छोड़े तो बढ़िया है, नहीं तो लैपटॉप के ऊपर तालाब बन जाएगा। ठीक है, हो गया? अरे लिख लिया, नहीं लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो और कहानी भी करेंगे हम। एक्सेलरेटिंग लिक्विड्स के अंदर हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर दिया, उसके बाद हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करके घुमा दिया लिक्विड को, वो सब बाद में करेंगे। ठीक है, अभी बेसिक्स पे आ जाओ, बिल्कुल जमीन पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता रहा हूं कि भाई डेप्थ के साथ हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा था मैं, हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा था, एट रेस्ट वाले की बात कर रहा था, एट रेस्ट वाले की बात कर रहा था। तो उस केस में प्रेशर डेप्थ के साथ कैसे चेंज होता है, P1 इज पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी। और हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर क्या रहता है, सेम। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि मान लो ऐसे नहीं, let us make a vessel like this। और यहां तक लिक्विड भर दिया। अब यहां पे प्रेशर कितना होगा, अब यहां पे प्रेशर कितना होगा, हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यहां पर प्रेशर पी एटमोस्फेयर है। ठीक है, यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा उसके वर्टिकली, H1 नीचे, पी एटमोस्फेयर प्लस H1 रो जी। कंपोनेंट कर देंगे। अरे ओए सुन तो लो यार, कंपोनेंट कर देंगे? कंपोनेंट नहीं करा मैंने, कंपोनेंट नहीं करा मैंने। जानते हो कैसे सोचा? मैंने सोचा यहां पर एक ट्यूब बना लो, इस ट्यूब के ऊपर एफ नेट इक्वल टू 0 लगाऊंगा तो क्या कहूंगा, यहां पे प्रेशर निकल जाएगा ना, कितना, पी एटमोस्फेयर प्लस H1 रो जी। अब यहां पे ट्यूब बना दी और उस ट्यूब पे कहूंगा एफ नेट शुड बी 0, तो इसका मतलब इस लेवल पे हर जगह प्रेशर कितना होगा, पी एटमोस्फेयर प्लस H1 रो जी। हाँ या ना? यस सर। और फिर दोबारा वाई एक्सिस में चला, तो यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा, पी एटमोस्फेयर प्लस H1 प्लस H2 रो जी। हाँ या ना? और फिर इसके हॉरिजॉन्टल लेवल में हर जगह सेम रहेगा। और फिर यहां पर नीचे प्रेशर क्या हो जाएगा, पी एटमोस्फेयर प्लस H1 प्लस H2 रो जी प्लस H3 रो जी, क्योंकि यहां पर ट्यूब बना के एफ नेट इक्वल टू 0 करोगे। तो मैं कोई चीज सिखाना चाह रहा था, मैं ये चीज सिखाना चाह रहा था कि हमारा जो प्रेशर होता है डेप्थ पे, वो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। शेप ऑफ कंटेनर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर प्रेशर कितना होगा, पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी। शेप ऑफ कंटेनर कुछ भी हो, शेप ऑफ कंटेनर कुछ भी हो, हम ये कहेंगे एच कौन सा लोगे, वर्टिकल हाइट लोगे। जैसे एनसीईआरटी में ऐसा सा डायग्राम बनाया है, ऐसे कंटेनर बना दिया और ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर नीचे प्रेशर कितना होगा, मैं कहूंगा पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी, पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी। ये समझ में आया कि नहीं आया एवरीबॉडी? यस सर। पक्का? यस सर। तो मतलब अगर देखा जाए कि भाई ऐसा ऐसा सा डायग्राम बनाया हुआ था, ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, ये मैम क्यों हंस रही है भाई, उनकी आवाज यहां तक आ रही है, उनकी वहां क्लास चल रही है। तुम लोगों का कॉनिक सेक्शन स्टार्ट कर दिया मैम ने? बोलो। सर्कल चल रहा है ना मेरे ख्याल से, सर्कल खत्म होने यस वाला सर। होगा। यस सर। कल लास्ट क्लास है सर्कल्स की। ठीक है, वो आई थिंक 12th वालों को पढ़ा रही है कॉनिक्स, कुछ देर पहले तो समझा रही थी। मतलब कॉनिक से 4-5 क्वेश्चन आते हैं वगैरह वगैरह। क्या मैं कह सकता हूँ तीनों केसेस में नीचे प्रेशर सेम होगा? यस सर। नीचे प्रेशर सेम होगा, जबकि तीनों में मासेस अलग अलग हैं,
इसका ओवरऑल मास देखेंगे तो ज्यादा है, इसका ओवरऑल मास देखेंगे तो कम है, इसका ओवरऑल मास देखेंगे अगर ये वाला एरिया सेम है तो ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ओके सबसे ज्यादा मास लेफ्ट वाले में, सबसे कम मास मिडिल वाले में, सबसे मीडियम मास सबसे राइट वाले में है, हाँ या ना। लेकिन लोअर मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी होगा तीनों केसेस में। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाय द वे, अब अगर देखा जाए तो ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भाई अगर हमारे पास ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है भाई ये ऐसे है अर्थ, उसके आसपास एटमॉस्फेयर है, उसके आसपास एटमॉस्फेयर है ना। यस सर। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ऊपर तो वैक्यूम है, वैक्यूम है, तो वहां पर तो प्रेशर जीरो हो गया। और मान लो ये एटमॉस्फेयर है, ये भी तो फ्लूइड की तरह ही है, ये भी तो लिक्विड की तरह ही मान लें, फ्लूइड की तरह मान लें, तो हाइट h हो गया, डेंसिटी ऑफ एयर रो एयर हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट, पी नॉट इज जीरो प्लस एच रो जी, जीरो प्लस एच रो जी। एच क्या हो गया, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, एच क्या हो गया, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। रो हो गया डेंसिटी ऑफ एयर, एंड जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी ओरिजिन क्या है कि अर्थ एटमॉस्फेयर को भी तो खींच रहा है, एयर को भी तो खींच रहा है। अब तुम खुद सोचो ना, मून पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? नहीं है, क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वो हवा को खींच ही नहीं रहा, उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना कम है। अरे वो भी हम केटीजी में बात करेंगे वैसे, उसमें जो हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ना, थर्मल वेलोसिटी होती है एयर की, पता चलेगा वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर है, सारे के सारे एटमॉस्फेयर भाग गया। कहां से भाग गया? मून से भाग गया। मार्स की भी कम होती है, हो सकता है मार्स से भी भाग जाए। तो पॉइंट इज पॉइंट इज कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाँ या ना। किस किस को ये चीज समझ में आई है? अर्थ जो है वो बेसिकली एयर के पार्टिकल्स को खींच रहा है अपनी तरफ, उसके कारण से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया है। और उसके यस अंदर सर। भी मैंने समहाउ फॉर्मूला लगा दिया कि जीरो प्लस एच रो जी, तो एच हो गया हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, रो हो गया डेंसिटी ऑफ एयर, जी हो गया जी, और एच रो जी हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। कि जैसे हमारा पास क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर मान लो 10 किलोमीटर मान लिया और वॉट एवर। हालांकि तुम्हें पता है ये फ्रॉड है काफी, किसी को दिख रहा है ये एच रो जी इज प्रीटी फ्रॉड, मतलब ठीक है समझाने के लिए मैंने समझा दिया, ये मत कहना कि ये होता है सही में, लिख के आगे कहीं ना कहीं पता चला ब्लंडर ही हो गया। क्यों गलत है भाई? एनीबॉडी? भाई हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर का कोई क्लियर डिमार्केशन है? सर इसमें वो भी तो है कि मतलब डेंसिटी कहीं ऑफ पे। हाँ। डेंसिटी ऑफ एयर कांस्टेंट है क्या? नहीं है डेंसिटी ऑफ सर। एयर कांस्टेंट है क्या? सी लेवल पे डेंसिटी ज्यादा है, और हाइट पे जाते जाओ माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गए, वहां पे तो डेंसिटी इतनी कम है कि तुम्हें एक ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाने पड़ते हैं। तो डेंसिटी ऑफ एयर को तुम कांस्टेंट मान के बैठे हो, हाँ या ना। और हाइट ऑफ यस सर। एटमॉस्फेयर क्या लोगे, 10 किलोमीटर या 200 किलोमीटर? क्योंकि एटमॉस्फेयर तो टेक्निकली तो बहुत दूर तक भी है, लेकिन ऐसा भी कह सकते हैं कि यार 10-12 किलोमीटर के बाद तो इतना कम हो जाता है कि नेग्लिजिबल होने लगेगा, हाँ या ना। और यस सर। एक और कहानी भी आ गई, जी भी वेरिएबल हो गया। अबे जी वेरिएबल नहीं हो जाएगा? अभी कुछ दिन पहले तो ग्रेविटेशन में पढ़ के आए हैं, हाइट के साथ यस कैसे सर, वो चेंज भी हो करता था, जाएगा। Yes, जी sir. कैसे वेरी करता यस था, सर। जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, या फिर एच वेरी वेरी लेस देन आर होता है तो जी नॉट 1-2h/r। याद आया कि नहीं आया? यस सर। तो सब चीजों को मतलब ये मान के चलो यार, तो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो मतलब अप्रोक्सीमेशन पे ही चल रहा है सब कुछ। क्या चल रहा है? इट इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि अगर तुम एटमॉस्फेयर मानो 50 किलोमीटर तक भी मान लो तो जी कांस्टेंट मान सकते हैं, जी कांस्टेंट मान सकते हैं, हाँ या ना। यस सर। लेकिन ठीक है डेंसिटी ऑफ एयर कांस्टेंट नहीं मान पाएंगे। मैंने आइडिया दे दिया, मैंने आइडिया दे दिया, कभी ना कभी कुछ ना कुछ और क्वेश्चन आ जाए, यू कैन एक्चुअली सॉल्व फॉर दैट। गॉट इट और नॉट?
एवरीबॉडी? यस सर। उसके बाद अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि नेट फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0। नेट फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0। किसी को पता है पी एटमॉस्फेयर कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कुछ इस टाइप का होता है। यस सर। अगर इसका मतलब 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेड का मैंने एक स्क्वायर ले लिया, तो उस पर एटमॉस्फेयर कितना फोर्स लगाएगा भाई? जानलेवा फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? 10⁵ न्यूटन लगाएगा, हाँ या ना? एरिया से मल्टीप्लाई कर दो पी एटमॉस्फेयर को, यस सर। इनटू एरिया कर दो, तो वो फोर्स लगाएगा। यार ये तो बहुत ज्यादा फोर्स नहीं है, ये फोर्स तो 10⁴ kg वाली फोर्स है। 1 मीटर का स्क्वायर, समझ रहे हो कि ये जो टेबल है ये 1 मीटर का स्क्वायर तो है ही, उस पर फोर्स लगाया एटमॉस्फेयर के कारण 10⁵ न्यूटन, तुम इसे उठा पाओगे? तो मैं ये कहना चाह रहा था इस पे फोर्स कट जाती है। फोर्स कट किस लिए जाती है? क्योंकि नीचे भी हवा होती है, नीचे भी एयर होती है, हाँ या ना? तो वो नीचे से ऊपर की तरफ भी फोर्स लगाता है। किस किस को ये समझ में आया? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो P0A ऊपर से लगा वही P0A नीचे से लगा और वो कट गया, हाँ या ना? एवरीबॉडी? यस सर। मतलब मान लो कोई एक मैंने ब्लॉक ले लिया, मान लो मैंने कोई एक ब्लॉक ले लिया, और उसको टेबल पे रख दिया। अब इस पे क्या क्या फोर्सेस लगती हैं? इस डब्बे पे नीचे लगता था mg, ऊपर लगता था नॉर्मल। याद करो हम mg और नॉर्मल बराबर करते थे, ये रेस्ट पे है, mg इज नॉर्मल, हाँ या ना? यार Yes, sir. ऐसे कैसे बराबर कर दिया? यहां पर ये नहीं कहना चाहिए था कि इधर से फोर्स लगा P0A, इधर से फोर्स लगा P0A, इधर से फोर्स लगा P0A। अरे नीचे भी हवा है क्या? नीचे हवा है क्या? नीचे हवा है क्या? डब्बे के नीचे हवा है क्यों गाइस? बताओ। निशा? नहीं होगा। अरे होती है, नीचे हवा होती है। ये चिपक के नहीं बैठा होता, ये ऐसे मान के बैठो कि ये रिजिस पे खड़ा होता है। ये कैसे खड़ा होता है? ये ऐसे ऐसे इम्परफेक्शंस पे खड़ा होता है। इसका मतलब इस डब्बे के नीचे एयर होती है, और जो कि नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहा होगा P0A, तो यहां से भी कट गया और यहां से भी कट गया। हॉरिजॉन्टल वाले तो कट ही रहे थे, हाँ या ना? अगर गलती से Yes, नीचे sir. वाली एयर हटा दो ना, तो ये डब्बा तुमसे उठेगा नहीं। समझ में आ रहा है? ये डब्बा तुमसे उठेगा नहीं अगर नीचे से हवा हटा दो। हाँ बोलो बोलो। सर जो सक्शन कप्स होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे तो काम करते हैं। एग्जैक्टली वो लेयर को हटा देते हैं, कई बच्चे सोचते होंगे यार सक्शन फोर्स तो एक नई फोर्स हो गई, हम नई फोर्स पढ़ेंगे। मैंने कहा सक्शन पढ़ चुके, सक्शन कप इसी चीज पे काम करेंगे, वो नीचे की लेयर को हटा देंगे, तो दूसरी तरफ से जो P0A लग रहा होगा उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा ये वाला P0A। तो फिर हमारा नॉर्मल फोर्स कितनी हो जाएगी? उस केस में नॉर्मल फोर्स हो जाएगी mg प्लस P0A। बोलो हाँ। ये सर सक्शन में एक्चुअली अंदर से कोई पुलिंग फोर्स नहीं होती, बस बाहर से पुशिंग फोर्स हो जाती है कि अंदर से हम हटा देते हैं। बिल्कुल सही। और वो भी परफेक्ट वैक्यूम नहीं बनता, Yes, कुछ sir. हटा दी। वो P0A का मतलब बिल्कुल जीरो नहीं हो जाएगा, ये वाली चीज जीरो नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसी से काम चल जाएगा। जैसे कि जो ये होता है, जैसे गाड़ी की विंड स्क्रीन हो गई, और विंड स्क्रीन पे तुमने वो मोबाइल फोन के होल्डर लगा दिए, तो मोबाइल फोन के होल्डर कैसे काम करेंगे? यहाँ का पर लेयर ऑफ एयर हटा देंगे, हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ पर देयर इज नो एयर, तो हम कहेंगे यहां से लगेगा P0A,
और यहां से लगेगा फिर नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स इसके बराबर हो जाएगा पी नॉट ए के। और क्योंकि अब नॉर्मल आ गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। यार फ्रिक्शन तो तभी आएगा ना जब नॉर्मल फोर्स आएगा, हाँ या ना? बिना Yes, कांटेक्ट के थोड़ी फ्रिक्शन बन जाएगा। तो ये बेसिकली पी नॉट ए अंदर की तरफ धकेल रहा है इसे, इधर से सक्शन कप ने क्या किया, यहां पर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? यस सर। मतलब एक जमाने में पुरानी मूवी आई थी शाहरुख खान की, बादशाह मूवी, उसमें ऐसे ही सक्शन कप बना के ना दीवार पे चल रहा होता है। समझ में आ रही है बात? yes, ये sir. दीवार पे चलना इज नॉट पॉसिबल, टंग तो जाएगा टंग तो जाएगा, चलेगा कैसे? समझे नहीं? एक बार टंग Yes, गया sir. चल नहीं पाएगा। अब उसको उखाड़ेगा कैसे? गाइस समझ में आई बात या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब उसके अंदर उसे चलते हुए दिखाने की जगह क्या दिखाना चाहिए था? टंगा हुआ। ठीक है, लिख लिया यहां तक या नहीं लिख लिया? और एक चीज लिख लो, एक चीज लिख लो, क्या लिखोगे? उसको लिखोगे देयर इज ऑलवेज अ लेयर ऑफ एयर beneath our shoes. There is always a layer of air beneath our shoes. ठीक है गाइस, आगे बढ़े? Yes, sir. सर नोट यस कर लो। सर। अच्छा कर लो भाई, कर लो, नोट करना बहुत जरूरी है। डन सर। गुड। केमिस्ट्री और मैथ वालों को भी कहें कि कैमरा ऑन करें। बेटर लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। सो गाइस हम कहां पे थे? क्या बता रहा था मैं? ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ये बाल्टी है, अरे बाल्टी जरूरी थोड़ी है सर्कुलर हो यार, टैंक मान लो, ये बाल्टी है, टैंक है, वॉटेवर। कुछ कह रहे थे क्या? हेलो, यहां पर पानी भर दिया, यहां पर पानी भर दिया, ऐसे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो नीचे वाला फेस है उसका एरिया अगर ए है, उस पे एरिया अगर ए है, तो उस पे अगर फोर्स दिखाई जाए तो हम कह सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी गाइस? पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी इंटू ए। डज दैट मेक सम सेंस? Yes, sir. हाँ या ना? और क्या मैं कह सकता हूं देयर इज अ लेयर ऑफ एयर बीनीथ द फेस, सो कैन आई से यहां से नीचे से लगेगा पी नॉट ए, सो टेक्निकली फोर्स कितनी लगेगी? एच रो लिक्विड जी, एच रो लिक्विड जी इंटू ए। हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट? कोई कुछ तो मैसेज मार रहा है। तो वैक्यूम की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने? क्या लिखी थी वैक्यूम की स्पेलिंग? भाई कहाँ लिखा है? ओके, अरे चिल मारो यार, फिजिक्स पे ध्यान दो ना, तुम स्पेलिंग पे क्यों ध्यान दे रहे हो? फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वॉज राइटिंग डिस्क एज डिस्क एंड आई नेवर केयर्ड। फिर किसी बच्चे ने पॉइंट आउट करा, आयुष जैसे ने, कि सर क्या लिख रहे हो? नीचे वाली स्पेलिंग लिखता था मैं, ऊपर वाली लिखता ही नहीं था। ठीक है, मैंने कहा यार चलो अच्छी बात है। गाइस समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, एच रो लिक्विड जी इंटू ए। अच्छा अब ये बताओ
अगर ये वाला फेस देखा जाए, वर्टिकल फेस, वर्टिकल फेस पे फोर्स कितना लग रहा है? वर्टिकल फेस, इसकी हाइट हो गई h और इसकी चौड़ाई हो गई l। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, फाइंड फोर्स ऑन वर्टिकल फेस, वर्टिकल फेस ड्यू टू लिक्विड। फाइंड फोर्स ऑन वर्टिकल फेस ड्यू टू लिक्विड। कैसे करेंगे गाइस? एवरीबॉडी, यार प्रॉब्लम समझ में आ रही है? डेप्थ के साथ प्रेशर चेंज होता जाएगा, डेप्थ के साथ प्रेशर चेंज होता जाएगा। तो ज्यादा डेप्थ पे जाऊंगा तो ज्यादा फोर्स लगेगी, कम डेप्थ पे जाऊंगा तो कम फोर्स लगेगी। जितनी गहराई पे जाऊंगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा? हाँ गाइस? यस सर। यस सर। मतलब मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि यहां पर x डेप्थ पे जाओ और वहां पर एक स्ट्रिप काट लो। क्या काट लो? स्ट्रिप काट लो, जिसकी चौड़ाई ले लो dx, जिसकी चौड़ाई ले लो dx। अब इतने डेप्थ पे प्रेशर कितना है? P एटमोस्फियर प्लस x रो जी, P एटमोस्फियर प्लस x रो जी। और ये फोर्स किधर की तरफ लगाएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये df फोर्स कितना हो जाएगा? P एटमोस्फियर प्लस x रो जी। ये तो प्रेशर प्रेशर लिखा है मैंने। ये वाला एरिया, ये एरिया कितना होगा? ये एरिया कितना होगा? शेडेड, शेडेड एरिया कितना होगा? अगर कोई बताएगा एरिया कितना होगा? सो रहे हो? dx into l। हाँ, L इंटू डी एक्स, L इंटू डी एक्स। सही है? अच्छा, मैं ये कह सकता हूं बाहर से, बाहर से भी तो फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी? p एटमॉस्फेयर। P एटमोस्फेयर इंटू एल डी एक्स। तो ये तो कट गया। तो डी एफ नेट कितना हो गया? डी एफ नेट हो गया एक्स रो जी इंटू एल डी एक्स। अब कोई कहेगा इंटीग्रेशन ही क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये फोर्स हर स्ट्रिप पे अलग अलग लग रही है, क्योंकि और डेप्थ वाली स्ट्रिप पे देखा जाए तो और ज्यादा लग रही होगी, इस स्ट्रिप को देखा जाए तो कम लग रही होगी, इस स्ट्रिप को देखा जाए तो आई थिंक और कम लग रही होगी। हाँ या ना? नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है, तो हर पार्ट पे फोर्स निकाली। अच्छा अब ये बताओ, इसमें रिजॉल्व करने की जरूरत तो कोई नहीं है ना? क्यों? सारी की सारी तो एक्स एक्सिस में है। मान लो ये 10 न्यूटन है, ये 12 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है। डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता एक्स एक्सिस में लगेगी फोर्स। हमारा सबका सम कर दो। क्या कर दो? सबका सम कर दो। सबका सम कर दो मतलब सबका इंटीग्रेशन कर दो। तो एफ नेट कितना आ जाएगा? एक्स रो जी, ये तो प्रेशर हो गया, इंटू एल डी एक्स का इंटीग्रेशन। एक्स शुड गो फ्रॉम 0 से लेकर एच। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? एक्स शुड गो फ्रॉम 0 से लेकर एच। एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। कितना आ रहा है ये? रो जी एल इंटू एच स्क्वेयर बाय 2, रो जी एल इंटू एच स्क्वेयर बाय 2। ये एफ नेट हो गया ऑन फेस ड्यू टू लिक्विड। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? यस सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़े? नो सर, नोट करना है। करो। हाँ गाइज, ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा ये बताओ, ये बताओ जो ये फेस था, इस पे जो फोर्स लग रही थी वो नॉन यूनिफॉर्म फोर्स थी, वो नॉन यूनिफॉर्म फोर्स थी। क्या मैं ये कह सकता हूं उस फोर्स का बायस नीचे वाले पोर्शन पे ज्यादा होगा, ऊपर वाले पोर्शन पे कम होगा? ये बायस क्या चीज होती है? क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं आया किसी को समझ में? याद करो, मैंने टॉपलिंग सिखाया था, मैंने टॉपलिंग सिखाया था। और टॉपलिंग सिखाते हुए ये कहा था रोटेशन में कि अगर ये डब्बा है और नीचे mg लग रहा है और ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही है? फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर ऊपर वाले पोर्शन पे
ऐसे हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाने लगूं तो ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा और ऐसे mg लगेगा, और नॉर्मल फोर्स इधर कम हो जाएगी, इधर से ज्यादा हो जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इफेक्टिवली नॉर्मल राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी? हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल, इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा इस केस में यहां पे कहीं। हाँ या ना? किस किस को ये समझ में आया है? यस सर। और मैंने ये भी बताया था कि भाई इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल शिफ्ट होते होते कॉर्नर तक जा सकता है। कॉर्नर से बाहर मत कर देना, कॉर्नर पे जब जाएगा, पहुंच जाएगा, दैट इज द पॉइंट व्हेन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द इंस्टेंट व्हेन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, जब वो नॉर्मल कॉर्नर में पहुंच जाएगा। तो अब कहानी यही बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि भाई जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, सही है, लिक्विड पीछे भरा हुआ था, लिक्विड पीछे भरा हुआ था, ये हाइट h है और ये लेंथ l है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो ये फेस है, व्हाट फाइंड द इफेक्टिव पॉइंट, फाइंड द इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of force by liquid on vertical face। क्वेश्चन समझ में आया है? कैसे निकालेंगे? ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि सपोज ऊपर से x डिस्टेंस पे ये छोटी सी स्ट्रिप ली, इस पे फोर्स कितना लग रहा था, x रो जी इंटू एल डी एक्स, ये तो हो गया df, सही है। नीचे वाला पॉइंट ले लो P, इस पे इसके अबाउट टॉर्क निकाल लो, इसके अबाउट टॉर्क निकाल लो, और इसके अबाउट नेट टॉर्क निकाल लो, इसके अबाउट नेट टॉर्क निकाल लो, हाँ या ना? और फिर कहो जो नेट फोर्स थी वो किसी एक पॉइंट पे लगाऊं तो सेम टॉर्क आनी चाहिए P पॉइंट के अबाउट। किस किस को ये समझ में आया? नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। आई विल सिंपली से कि ये जो फेस है, ये जो फेस है, ये पॉइंट P है, सही है। यहां पर छोटी फोर्स लगी, यहां पर बड़ी फोर्स लगी, यहां पर और बड़ी फोर्स लगी, और यहां पर और बड़ी फोर्स लगी, सही है। उन सबके कारण नेट टॉर्क निकाल लो, नेट टॉर्क निकाल लो अबाउट P, हैप्पी। और नेट टॉर्क अबाउट P निकाल लो और फिर कहो अलग से कि जो ये नेट फोर्स थी वो किसी पॉइंट पे लगाऊं, नेट फोर्स थी ये किसी पॉइंट डिस्टेंस y पे लगाऊं कि P पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आए, टॉर्क अबाउट P सेम आ जाए, तो मैं कहूंगा दिस y इज योर इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नेट फोर्स। अब ये समझ में आया या नहीं आया? तुम ऐसी तो इसको भी सोच रहे होगे, मैं तो यहां पर बता दिया था कि इफेक्टिवली नॉर्मल यहां शिफ्ट हो गया। कहने का मतलब ये है, कोई पॉइंट उठा लिया, ये पॉइंट उठा लिया, इस पॉइंट के अबाउट सारे नॉर्मल्स के कारण क्या निकाला, टॉर्क निकाल लिया। इस वाले नॉर्मल के कारण टॉर्क, इसके कारण टॉर्क, इसके कारण टॉर्क, इसके कारण टॉर्क। फिर कहा टोटल नॉर्मल की वैल्यू मेरे को पता है, टोटल नॉर्मल की वैल्यू मेरे को पता है। मैंने कहा भाई टोटल नॉर्मल किसी पॉइंट पे लगाओ डिस्टेंस x पे, सो दैट कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम कहेंगे ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉर्मल हो गया, हाँ या ना? नहीं समझ में आया तो पूछ लो, करके दिखाऊं कैसे करना है। हालांकि मैंने समझा दिया है कि करना क्या है इसमें। हमें ये कहना है कि जो ये फेस था, प्रभाकर समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। भाई x डेप्थ पे ये छोटा सा फोर्स लिया, कितना फोर्स था ये, x रो जी इंटू एल डी एक्स, ये लिखना आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये पॉइंट P ले लिया, इसके अबाउट छोटी सी टॉर्क होगी अबाउट P, छोटी सी टॉर्क अबाउट P क्या होगा,
df इंटू आर परपेंडिकुलर। बेटा ये आर परपेंडिकुलर का रोल क्या प्ले करेगा ये बता दो। ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी h माइनस एक्स, दिस डिस्टेंस विल बी h माइनस एक्स। तो हम कहेंगे ये हो जाएगा x रो जी इंटू एल डी एक्स इंटू एच माइनस एक्स। हाँ या ना? ये छोटी सी टॉर्क हो गई अबाउट पी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने कहा इसी का कर दो समेशन, इसी का कर दो समेशन, क्योंकि यहां पर बहुत सारी टॉर्क्स आएंगी। बहुत सारी टॉर्क क्यों आ रही हैं? क्योंकि यहां पर डीएफ था, उससे ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला डीएफ था उसके ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। वही तो एच माइनस एक्स लिखा है। एक्स गोज फ्रॉम जीरो से लेकर एच, एक्स गोज फ्रॉम जीरो से लेकर एच। तो यहां पर कितना बन जाएगा नेट टॉर्क? ये बन जाएगा रो जी एल, बाहर ले लो, रो जी एल बाहर ले लो, अंदर इंटीग्रल बन जाएगा एच एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, एच एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, एक्स गोज फ्रॉम जीरो से लेकर एच, ये हो जाएगा एच, एच स्क्वेयर बाई टू माइनस एच क्यूब बाई थ्री, ये हो जाएगा एच क्यूब बाई सिक्स इंटू रो जी एल। ये हो गई टॉर्क अबाउट पी। अब इस चक्कर में हम नेट फोर्स ही भूल गए। कर लो गल, नेट फोर्स कितनी थी भाई? नेट फोर्स कितनी थी? एक्स रो जी एल डी एक्स का इंटीग्रल जीरो से एच, ये हो गया रो जी एल इंटू एच स्क्वायर बाई टू, यही तो था नेट फोर्स। अब नेट इफेक्टिव पॉइंट कैसे निकालेंगे? हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये फेस था, ये फेस था, ये पॉइंट पी है, एफ नेट किसी दूरी पे लगाया जाए, एफ नेट कहीं वाई पे लगाओ, सो दैट कि पी के अबाउट टॉर्क सेम आ जाए, टॉर्क अबाउट पी सेम आ जाए। तो टॉर्क अबाउट पी कितना होगा? एफ नेट इंटू वाई। एवरीबडी गॉट इट? एफ नेट Yes, की sir. वैल्यू डाल दो, रो जी एल इंटू एच स्क्वेयर बाय टू इंटू वाई शुड बी सेम एज दिस फोर्स, दिस टॉर्क। रो जी एल कट जाएगा, एच स्क्वेयर भी कट जाएगा, टू थ्री हो जाएगा, वाई कितना आ रहा है? एच बाई थ्री। वाई कितना आ रहा है? एच बाई थ्री। Yes, sir. बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने पहले ही कहा था ज्यादा की तरफ बायसिंग हो गई है, ज्यादा की तरफ बायसिंग हो गई है। मैं समझाऊं इसका मतलब क्या है ज्यादा की तरफ बायसिंग का? Yes, sir. ज्यादा की तरफ बायसिंग का मतलब ये है कि ये फेस था, ये फेस था, अगर इस फेस पे यूनिफॉर्म फोर्स लग रही होती, यूनिफॉर्म, क्या मैं कह सकता हूं इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाता? सेंटर। नीचे से h बाई टू पे लगती, हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन क्योंकि इस केस में ऊपर फोर्स कम लग रही थी और नीचे ज्यादा लग रही थी, तो इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां से आया? नीचे से h बाई थ्री पे आया। कि ऐसा लग रहा है कि नीचे से फोर्स कहां पे लग रही है? h बाई थ्री पे लग रही है नेट फोर्स। एवरीबडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. बायसिंग का मतलब ये समझ में आ रहा है? मैं बायसिंग का मतलब क्या कह रहा था, अगर ये फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो हम ये कह सकते हैं कि वो फोर्स कहां लग रही होती? सेंटर ऑफ फेस पे, हाँ या ना? और इस केस में क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ फोर्स बढ़ती जा रही है, नीचे की तरफ फोर्स बढ़ती जा रही है, तो जो उसकी ओवरऑल बायसिंग हो है वो किधर की तरफ बढ़ गई है? नीचे की तरफ आ गई है, हाँ या ना? Yes, sir. तो एक काम सर और एक बार नोट करना है। हाँ करो करो करो। क्या ये चीज करनी है ऊपर वाला नोट? हाँ ऊपर वाला। सो थोड़ा जूम आउट कर दो, एक बार सारा एक साथ दिखा दो। बेटर? यस सर। Yes, sir. और ज्यादा करूंगा तो दिखेगा ही नहीं। करो। ओके, यहां तक का समझ में आ गया जो मैंने बताया? मैंने क्या सिखाया गाइज? मैंने क्या सिखाया कि जब ये फेस है, या रटा रहा हूं अब मैं रिजल्ट, क्या रिजल्ट रटवा रहा हूं कि हाइट h है, हाइट h है, तो फोर्स जो लगेगी इस फेस पे, इस फेस की लेंथ l है, तो नीचे से h बाई थ्री पे लगेगी। और फोर्स की वैल्यू रटवा दूं गाइज? शुड आई मेक यू मग अप द फोर्स की वैल्यू? ट्रिक बताऊं? ट्रिक बताऊं? प्रेशर एट सेंटर ऑफ फेस निकाल लो। प्रेशर एट सेंटर ऑफ फेस, व्हाट इज द प्रेशर एट सेंटर ऑफ फेस?
दैट इज h/2 रो जी, हाँ या ना? प्रेशर एट सेंटर ऑफ फेस कितना है? h/2 रो जी है या नहीं है? यस सर। उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तुम कहो कैसे कर देंगे एरिया, हर पॉइंट पे प्रेशर अलग है। मैंने कहा मैं रटवा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो होता है, मैं बता रहा हूं इस ट्रिक से आंसर निकल जाएगा कि प्रेशर एट सेंटर ऑफ फेस कर लिया h/2 रो जी और पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया HL। यही फोर्स आ रही थी? बोलो हाँ, नेट फोर्स यही आ रही थी या नहीं आ रही थी एवरीबॉडी? अरे हाँ ना में जवाब दो, ये नहीं आया Yes, था? sir. यस Yes, सर। sir. यही तो फोर्स आया था हमारा। कहाँ गया फोर्स? रो जी एल h²/2, रो जी एल h²/2। तो रट लिया ना हमने कि भाई फोर्स कैसे निकाल लेंगे, प्रेशर एट सेंटर ऑफ फेस, और रादर एक्चुअली दिस इज प्रेशर एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फेस इनटू एरिया ऑफ फेस, इनटू एरिया ऑफ फेस। और नीचे से कहां पे लग रहा है? h/3 पे लग रहा है। नीचे से कहां पे लग रहा है? h/3 पे लग रहा है। अब ये मैंने रटवाया क्यों? अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, अगर तुम्हें ये नहीं आता होगा ये रिजल्ट, तो उसको क्वेश्चन को करते करते ना, मतलब पता नहीं 10-15 मिनट तो आराम से लगेंगे, 10-15 मिनट तो आराम से लगेंगे। ये क्वेश्चन देखो जरा, ट्राई दिस क्वेश्चन। 1 मिनट से वो ऊपर वाला नोट करना एक बार। ओके, हाँ बस 1 मिनट। अरे प्रेशर एट सेंटर ऑफ फेस इनटू एरिया ऑफ फेस, डन। जल्दी जल्दी करो भाई, फास्ट फास्ट। हो गया सर। हाँ, ये क्वेश्चन जरा ट्राई करने का कष्ट करेंगे? बी ऑप्शन। आई हैव नो आइडिया गाइस, मैं आंसर थोड़ी रट के बैठा हूं भाई। क्वेश्चन मुझे याद था कि वो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। हाँ, पहले तो सिचुएशन समझ में आई है सबको? ये समझ में आ रहा है कुछ ऐसा कर रहा है, ये गेट है, ये गेट है, ऐसे है, सही है? और इस गेट को एक पानी की चैनल को रोक दिया इस गेट से। किसी को समझ में आया? पानी की चैनल को गेट से रोक दिया और इसको यहां से हिंज कर दिया, यहां से हिंज कर दिया सेंटर से। अब तुम ये बताओ कैसे घूमेगा अगर इसको ऐसे ऐसे हिंज करके यहां से रॉड पास करी और इसको हिंज कर दिया। क्या मैं कह सकता हूं कि पानी फोर्स लगाएगा? अगर ये हाइट h है, अगर ये हाइट h है, तो पानी नीचे से h/3 पे फोर्स लगाएगा, नीचे से h/3 पे फोर्स लगाएगा ऐसे, और इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, ये लेंथ ले लो L, ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी h/2 रो जी इंटू HL। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? क्या मैं कह सकता हूं यहां पर नीचे से h/3 पे ऐसे फोर्स लग रही है, और कोई फोर्स लग रही है इस पे? हाँ, mg लग रहा होगा, गेट का अपना हिंज फोर्स भी लग रहा होगा, F हिंज। इस F को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तुम्हें फील आ रही है कि ये क्या करेगा? इसे हिंज के अबाउट ऐसे घुमा देगा टॉर्क देके। किस किस को ये समझ में आया? अरे टॉर्क इसके कारण इसी डायरेक्शन में होगी या नहीं होगी? एंटी क्लॉकवाइज, F इंटू आर परपेंडिकुलर। यस सर। तो ये कैसे घूम जाएगा? हिंज के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। मैंने कहा भाई घूमने नहीं देना है, घूमने नहीं देना है। कैसे रोक सकता था मैं इसे? मैं इसको ऐसे भी रोक सकता था कि ऊपर वाले पॉइंट पे ऐसे F लगा दूं, एक्सटर्नल फोर्स। इसने ऐसा नहीं कहा, इसने कहा कि ऐसे मत लगाओ, ऐसे लगा देते हैं, धक्का मार देते हैं। हाँ या ना? क्वेश्चन ही ये है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाऊं कि ये ना घूमे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं टॉर्क किसके अबाउट जीरो कर देना? दिस इज अ केस ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। टॉर्क कैन बी मेड जीरो अबाउट एनी पॉइंट, torque can be made zero about any point, but the problem is I don't want to go into mg and fh. I don't want to go into mg of the gate and f hinge acting at the hinge. उसके कारण भी फिर टॉर्क लेनी पड़ेगी। तो it is better that I do torque equal to zero about what? Hinge.
इट इज बेटर दैट आई डू टॉर्क इक्वल टू 0 अबाउट व्हाट पॉइंट, हिंज के अबाउट 0 कर दो। अब हिंज के अबाउट टॉर्क 0 करोगे तो क्या इक्वेशन बनने वाली है बेटा, ये डिस्टेंस कितना होगा, h/2 माइनस h/3, दिस इज h/6। तो इधर की तरफ तो टॉर्क कितनी हो गई, h/2 rho g इंटू HL इंटू h/6, वो ये इस डायरेक्शन में टॉर्क हो गई। इस टॉर्क को कौन सी टॉर्क बैलेंस करेगी, एक्सटर्नल वाला। एक्सटर्नल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, h/2, तो F एक्सटर्नल इंटू h/2, सही है कि नहीं है, h/2 rho g इंटू HL इंटू h/2 माइनस h/3 किया तो ये आ गया h/6, F एक्सटर्नल इंटू h/2। कितना आंसर है, एक h काट दो, एक 2 काट दो, एक और क्या काटेंगे, हो गया आंसर, h² L rho g बाई h² L rho g बाई 6 इज F एक्सटर्नल। यार ऐसा सा तो नहीं आ रहा, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा के मैंने। अरे साइज 1 मीटर 1 मीटर है, रो जी बाई 6, रो जी बाई 6। कौन था भाई 2 वाला, कौन बच्चा था, शिवांशु। हाँ गलत हो गया, यस सर। चलो ठीक है, होता है कभी कभी, अब याद रखना ठीक है। तुमने क्या किया था बाय द वे, क्या किया सर था, मुझे लगा कि जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था कि वो मिड पॉइंट पे लग रहा था, तो सर मैंने अरे ओए मिड पॉइंट से फोर्स निकाली है, लग तो नीचे से h/3 पे रहा है, बात समझ में आई, वही तो मैंने रटवाया इतनी देर से। मैंने कहा भैया फोर्स निकालने के लिए प्रेशर एट सेंटर ऑफ फेस लेके इनटू एरिया कर दो, लेकिन वो लगेगा नीचे से h/3 पे, हाँ या ना। यस सर। ये जो इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, इस पे एक और स्टोरी भी आ जाती है, कई बार लिख लिया था सबने, एवरीबॉडी लिख चुके थे ना। सर देखो इस पे स्टोरी ऐसा आया था, कभी कई बार जैसे सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे ये रॉड है, ये पॉइंट ले लो ओरिजिन, तो हम कहेंगे भाई ये हो गया m1, ये हो गया x1, ये हो गया m2, ये हो गया x2, रॉड को छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया, ये हो गया m3, ये हो गया x3। तो क्या मैं कह सकता हूं xcm इज समेशन ऑफ mi xi अपॉन समेशन ऑफ mi, यही तो होता है ना। ठीक है, मैंने बहुत ही मतलब बहुत ही कैजुअली कर दिया, ऐसे नहीं, DMI XI, हैप्पी नाउ, हैप्पी हैप्पी। अरे बात तो वही कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास कैसे Yes, तो sir. निकालते हैं कि DM1 x1 प्लस DM2 x2 प्लस DM3 x3 प्लस DM4 x4 अपॉन m टोटल कर देना, तो वो आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, गॉट इट और नॉट। उसके बाद सपोज करो ये रॉड ले ली, और हमने कहा भाई यहां पर फोर्स लग रहा है m1g1, और ये हो गया डिस्टेंस x1, यहां पर फोर्स लग रहा है m2g2, ये डिस्टेंस हो गया x2। सो कैन आई से टॉर्क अबाउट p, टॉर्क अबाउट p कितना हो जाएगा, mi/gi xi का समेशन, हाँ या ना, और एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा समेशन ऑफ mi/gi, बोलो हाँ। और क्या मैं कह सकता हूं इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ mg क्या हो जाएगा, इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ mg कितना हो जाएगा, वो डिस्टेंस x इफेक्टिव हो जाएगा जहां पर तुम पूरा नेट फोर्स मान लो, पूरा नेट फोर्स मान लो, सो दैट की टॉर्क अबाउट p सेम आए, सो दैट टॉर्क अबाउट p सेम आए। तो कैन आई से x इफेक्टिव वुड बी टॉर्क अबाउट p डिवाइडेड बाय एफ नेट, बोलो हाँ, यही तो होगा, टॉर्क अबाउट p डिवाइडेड बाय एफ नेट, गॉट इट और नॉट।
अरे हाँ ना में जवाब दिया करो भाई, यस सर। मौन व्रत मत लिया करो, ठीक है। समेशन ऑफ MIGI XI अपॉन समेशन ऑफ MIGI, इसको बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसे क्या बोल देते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एक्चुअली डिफरेंट देन सेंटर ऑफ मास। तुम कहोगे ये तो हमने कभी सीखा ही नहीं, ग्रेविटेशन पूरा करके आ गए। यार जनरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास सेम होता है। कब सेम होगा तुम बता दो, कब सेम होगा? मैं बताऊं कब सेम होगा? जब GI कॉमन आ जाए और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से उड़ जाए, हाँ या ना? अगर कोई बॉडी है उस पे हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम है, जो कि जनरली होती है, हम क्वेश्चन क्या करते हैं? रॉड को हिंज कर दिया, ऐसे कर दिया, छोड़ दिया। अरे यार इसके पूरी लेंथ के ऊपर जी तो सेम होगा, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे? सेम होंगे। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब अलग हुआ? कि तुमने ऐसी रॉड ली कि ये तो अर्थ है और ये रॉड है, इसका सेंटर अगर ये यूनिफॉर्म है, अगर ये यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास तो हो गया सेंटर पे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं नीचे होगा। इस पूरे पे जी वेरिएबल है। बोलो हाँ। किस किस को समझ में आया? Yes, For sir. all practical purposes, your center of gravity and center of mass is actually same. It is going to be different when the value of acceleration due to gravity over the whole length of over the whole body, agar it is going to be different if g over the whole body is different at different points, कि कटे ना, और अगर g सब जगह सेम होगा तो वो कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ में आया? अब इतनी बड़ी रॉड तुम कभी लेते नहीं कि जिसका जो हमारा लेंथ है वो रेडियस ऑफ अर्थ से के कंपेरेबल हो, हाँ या ना? रॉड लेते हो इतनी सी, मतलब तुमने आईफल टावर भी ले लिया तो वो कितना होगा? मतलब वो बेसिकली वो भी कुछ मीटर्स में है, जबकि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है। ये सबको चमका या नहीं चमका? यस सर। नाउ यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, और इस पे पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बॉडी से लेना कुछ लेना देना नहीं है। क्वेश्चन है इस टाइप का आया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड होती तो उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होगा। मैंने कहा उससे क्या लेना देना? किससे लेना देना है गाइज? जी उसके ऊपर वेरिएबल है या कांस्टेंट है, हाँ या ना? तुम नॉन यूनिफॉर्म रॉड, छोटी सी रॉड यहां रख दोगे तो क्या फर्क पड़ता है? उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं होगा, उसका नॉन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं होगा। मान लो ऐसा है भाई, याद आ रहा होगा, लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ था, लैम्डा एक्स, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितना आ रहा था? 2l/3 पे आ रहा था। लैम्डा एक्स स्क्वायर किया था तो कितने पे आ रहा था? 3l/4 पे आ रहा था। लेकिन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होगा एज लॉन्ग एज जी इज कांस्टेंट ओवर द होल लेंथ ऑफ द रॉड। उस रॉड के यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जी के यूनिफॉर्म होने या नॉन यूनिफॉर्म होने से फर्क पड़ रहा है ओवर द लेंथ ऑफ रॉड। गॉट इट और नॉट? लेट्स गेट बैक टू आई थिंक लिक्विड्स। बहुत ऑफ ट्रैक चले गए हैं शायद। अरे हाँ या ना में जवाब दो, लिख चुके नहीं लिख चुके? यस सर। देखो जानबूझ के हम बहुत सारी चीजें ना जब करनी चाहिए तब नहीं कराते हैं, रीजन है। पॉइंट इज कि उस टाइम पे तुम लोगों का क्या होता है, मानसिक विकास या 11th में आते ही कहां होता है, कुछ नहीं आएगा समझ में अगर उस टाइम पे पढ़ाने बैठ गए तो। सही कह रहा हूं? यहां पे आप समझ पा रहे हो। अब ग्रेविटेशन के टाइम पे मैं बैठ के पढ़ाने बैठ जाऊं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास डिफरेंट है, और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, हाँ या ना? आगे बढ़ें गाइस? यस सर। अब जैसे मैं काइनेमेटिक्स के टाइम पे पढ़ाने बैठ जाऊं, सर एक मिनट बोलो। नोट करना है। ओ, वही तो पूछ रहा था कि लिख लिया कि नहीं लिख लिया। सर कि मेरा माइक ऑफ ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है, लिखो लिखो। ठीक है, देखो मान लो हमारे पास YouTube है, मान लो हमारे पास यू शेप्ड ट्यूब है। चलो एक साइड चौड़ा कर लें। इसमें मैंने कोई लिक्विड भर दिया, इसमें मैंने कोई
लिक्विड भर दिया। यार ये बताओ किस तरफ ज्यादा होगा किस तरफ कम होगा? वर्टिकल हाइट किस तरफ ज्यादा होगी या किस तरफ कम होगी? एक चौड़ा है एक सब बोलो। पतले वाली की तरफ। पतले वाले की तरफ क्या ज्यादा होगी? सर जो छोटे वाला जो जो मतलब कम चौड़ा है उसकी तरफ ज्यादा हाइट होगी। यस सर। जैसे मैंने बनाया है शायद। यस सर। दोनों तरफ सेम हाइट होगी। कैसे? अभी बताता हूं। आई विल प्रूव दैट। यहां पे प्रेशर कितना होगा? P एटमॉस्फेयर प्लस H1 रो जी। इस हाइट को देख के, हाँ या ना? यस यहां पे सर। प्रेशर कितना होगा? यहां पर P एटमॉस्फेयर प्लस H2 रो जी। ये कब करते थे? व्हेन इट इज एट रेस्ट। फिर एक काम करते हैं, जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। किसका किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं? ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं। इतने पोर्शन का, इतने पोर्शन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि इधर से फोर्स लग रहा होगा P एटमॉस्फेयर प्लस H1 रो जी इंटू दिस एरिया, और इधर से फोर्स लगेगा एक्सटर्नल फोर्स P एटमॉस्फेयर प्लस H2 रो जी इंटू दिस एरिया। गॉट इट? और क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो है, रेस्ट पे था, वाई में भी जीरो है, एक्स में भी जीरो है, तो क्या मैं कह सकता हूं एफ नेट जीरो होना चाहिए? एफ नेट अगर जीरो होना चाहिए तो ये वाली फोर्स और ये वाली बैलेंस हो जानी चाहिए, और ये बैलेंस हो जानी चाहिए तो H1 इक्वल टू H2 हो जाना चाहिए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तुम्हें समझ में आई बात या नहीं आई? अरे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सब कुछ भूल भाल गई इतनी देर में। थोड़ी देर में मैंने ये कहा था ना, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? वर्टिकल हाइट पे। वर्टिकल हाइट पे। तो यहां पर वर्टिकल हाइट, यहां पर वर्टिकल हाइट के बराबर होगी, शेप कैसा भी हो। हाँ या ना? यस सर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये वाली वर्टिकल हाइट और ये वाली वर्टिकल हाइट सेम होगी इन अ कनेक्टेड लिक्विड। इन अ कनेक्टेड लिक्विड एट रेस्ट द वर्टिकल हाइट ऑन both the arms is going to be same. हाँ या ना? या प्रेशर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज गोइंग टू बी सेम। प्रेशर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज गोइंग टू बी सेम। यहां पर भी प्रेशर इक्वेट कर सकते हो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर भी दो पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वेट कर सकते हो? यहां पर भी दो पॉइंट्स पे प्रेशर इक्वेट कर सकते हो। हाँ या ना? इज दैट फाइन? यही तो किया मैंने, प्रेशर इक्वेट कर दिया, फोर्स बैलेंस करके बेसिकली यही आया हमारा। तो हमने प्रेशर बेसिकली इक्वेट कर दिया। लिख लिया सबने? गाइस लिख लिया नहीं लिख लिया? एवरीबॉडी? यस लिख सर। लिया सर। यस सर लिख लिया। अब सपोज करें सपोज हमारे पास कुछ लिक्विड है। अभी दोनों तरफ क्या होगा? वर्टिकल हाइट सेम होगी, दोनों तरफ वर्टिकल हाइट सेम होगी। एम आई राइट? इसका डेंसिटी ले लो ρ1। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि लेफ्ट वाली आर्म में, लेफ्ट वाली आर्म में कुछ और हाइट डाल दिया लिक्विड का। सपोज से कितना हाइट डाल दिया? h डाल दिया, और कितना डेंसिटी है? ρ2 है। तुम्हें फील आ रही है कि लिक्विड थोड़ा नीचे खिसक जाएगा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। एम आई राइट? Yes, sir. कि भाई ऐसे ऐसा कुछ सिचुएशन होते हुए का फील आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद मुझे फील ये आ रही है कि लेफ्ट साइड से हो सकता है ये इतना नीचे चला जाए,
और राइट साइड से थोड़ा ये ऊपर उठ गया, हाँ या ना? ये भी फील आ रही है? ठीक है, ये तो कौन सा वाला लिक्विड है? ब्लैक वाला। और रेड वाला लिक्विड ऐसे हो जाएगा। ये पूरा लेंथ था h, और ये नीचे कितना गया x, और ये ऊपर कितना उठ गया y। x और y निकालना है। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां पर मैं किस किस लेवल पे प्रेशर इक्वेट कर सकता हूं, लेफ्ट वाले साइड में और राइट वाले साइड में। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? क्या मैं ऐसे एक लाइन बना के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वेट कर सकता हूं? यस। क्या मैं ऐसे एक लाइन बना के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वेट कर सकता हूं? यस। इस बाउंड्री पे यहां पर और यहां पर प्रेशर इक्वेट कर सकता हूं? यस। इससे ऊपर वाले पॉइंट पे प्रेशर इक्वेट नहीं कर सकता। क्यों? सेम लिक्विड में नहीं हो। कहां पे नहीं हो? सेम लिक्विड पे नहीं हो। तो इन अ कनेक्टेड लिक्विड, लिक्विड एट रेस्ट, pressure in a horizontal line remains same as long as that horizontal line is through same liquid, as long as that horizontal line is through same liquid। ये सबको चमका या नहीं चमका? अरे सेम लिक्विड पे कर देना, नहीं तो पता चला यहां कर दिया और ब्लंडर ही हो गया, फिर कह रहे हो पी एटमोस्फेयर इज पी एटमोस्फेयर प्लस ये वाला डिस्टेंस रो जी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? यस सर। नया इक्वेशन बन जाएगी फिर तो, और इसको लिखते जाओ। मैं इसे अंडू कर रहा हूं। अब ये बताओ कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट पॉइंट है जहां पर मुझे प्रेशर इक्वेट करना चाहिए? चमक जाए तो बता देना। बाउंड्री। भाई देखो जनरली तो लोग बिल्कुल, हाँ वैसे बाउंड्री बेटर है, क्योंकि यहां पर करोगे तो इस वाले डिस्टेंस को ले लेना पड़ेगा L। अब यहां पे प्रेशर क्या लिखोगे बताओ? P एटमोस्फियर प्लस H रो टू जी प्लस L, हैंग हो गया भाई, वन नोट चला गया, L रो वन जी इज इक्वल टू P एटमोस्फियर प्लस, राइट साइड में ये हाइट तो हो गई y और ये हाइट हो गई x और ये हाइट हो गई L। तो P एटमोस्फियर प्लस y प्लस x प्लस L रो वन जी। किस किस को ये समझ में आया है? हाँ या ना में जवाब दें। यस सर। आ रहा है ना समझ में कि भाई लेफ्ट साइड में तो कहा P एटमोस्फियर प्लस H रो टू जी प्लस L रो वन जी इज P एटमोस्फियर प्लस y प्लस x प्लस L रो वन जी। हाँ या ना? ठीक है। यस। वैसे ये चीज कट जानी थी, L रो वन जी कट जाना था ना, या नहीं कट जाना था? इससे बेटर इसका मतलब क्या था, कहां पे करता मैं इक्वेट? बेटर होता मैं इस बाउंड्री पे इक्वेट कर दूं। इस बाउंड्री पे अगर मैं इक्वेट कर देता हूं तो यहां पे प्रेशर हो जाएगा P एटमोस्फियर प्लस H रो टू जी इज P एटमोस्फियर प्लस x प्लस y रो वन जी। बोलो हाँ। और यही तो इक्वेशन बन रही थी, लेकिन इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। दो अननोन है x और y। कितने अननोन है? दो अननोन है x एंड y। गॉट इट? अब क्या करेंगे मित्रों? एनीबडी? सपोज करो इसका एरिया दे दिया A1, इसका एरिया दे दिया A2, इसका एरिया दे दिया A1, इसका एरिया दे दिया A2। क्या मैं ये कह सकता हूं ये वॉल्यूम शुड बी सेम एज ये वॉल्यूम? किस किस को ये समझ में आया है? नहीं समझ में आया? भाई यही वॉल्यूम तो उठ के वहां पे गई है, हाँ या ना? यस सर। तो ये वाली वॉल्यूम कितनी हो गई? x A1 is y A2, x A1 is y A2। यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। चलो मैं एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूं। गाइस ये क्वेश्चन करो, इक्वेशन बना के छोड़ देना, इक्वेशन बना के छोड़ देना। यू हैव गॉट 2 minutes टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है?
स्टार्ट। सर डेंसिटी ऑफ मरकरी, सर पता नहीं है क्या डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है? 13600 kg पर मीटर क्यूब या फिर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे तुम समझ रहे हो वैसे कितनी ज्यादा डेंसिटी है ये? 1 मीटर का क्यूब ले लिया मैंने और उसमें मरकरी रख दी, उसका मास कितना होगा? 13600 kg। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कौन मैसेज मार रहा है? ठीक है, अब ये कह रहा है वन डायमीटर इज 4 टाइम्स लार्जर देन द डायमीटर ऑफ अदर। भाई एक ऐसे था पहले, रेडियस 4 टाइम्स है, डायमीटर 4 टाइम्स है, तो रेडियस 4 टाइम्स है बेसिकली। तो इसका एरिया अगर ए है तो इसका 16A है, हाँ या ना? पहले मरकरी ऐसे था, अब क्या किया? इसमें ऊपर पानी डाल दिया, इसमें ऊपर पानी डाल दिया, कितना? 70 सेंटीमीटर रो वाटर वाला। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस लेवल से कुछ नीचे चली जाएगी मरकरी और यहां पर कुछ ऊपर आ जाएगी, हाँ या ना? लेट अस से दिस इज x एंड दिस इज y, हाँ या ना? और ये हो गया हमारा डायग्राम। अच्छा बनाओ, ये पूरा हो गया 70। इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वेट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से प्रेशर कितना हो जाएगा? P एटमॉस्फेयर प्लस 70 रो वाटर G शुड बी P एटमॉस्फेयर प्लस y प्लस x रो मरकरी G। सही है? तो इक्वेशन बन गई 70 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 13.6। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी गाइस? दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? ये वाली वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। तो ये वाली वॉल्यूम हो जाएगी x इंटू ए शुड बी y इंटू 16a। तो x और y में दो इक्वेशन हो गई, x और y में दो इक्वेशन हो गई। डन? यस सर। टफ तो नहीं था? नहीं सर। गुड। गाइस क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? बाय द वे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और कई बार रिपीट भी हो चुका है ये। वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन रिपीटेड इन आईआईटी, वेरी फ्यू क्वेश्चंस, मतलब आई होप कि 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसके बाद अब तो नहीं होना चाहिए, बट ठीक है तब भी आना चाहिए क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन? देयर इज अ सर्कुलर ट्यूब इन अ वर्टिकल प्लेन, two liquids which do not mix and of densities d1 and d2 are filled। ठीक है, each liquid subtend angle 90 degree at the center, radius joining their interface makes angle alpha with the vertical, ratio of d1 and d2 पूछा है, d1 greater than d2, d1 density 1 d1 greater than d2। क्वेश्चन समझ में भी आया है क्या हुआ है? क्वेश्चन ये है कि ये ट्यूब है, ये ट्यूब है और यहां पर इतने में एक लिक्विड भर दिया, जिसकी डेंसिटी सपोज से d1 है, और राइट वाले में एक और लिक्विड भर दिया जिसकी डेंसिटी d2 है। किस किस को ये समझ में आ रहा है? अगर d1 ग्रेटर देन d2 होगा तो ये लेफ्ट वाला थोड़ा नीचे चला जाएगा और राइट वाला थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। बोलो हाँ। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? Yes, sir.
तो दैट इज द क्वेश्चन कि भैया इसके बाद क्या हो गया, सिचुएशन कुछ इस प्रकार की हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं रहा ये, इसकी हालत हो गई कुछ ऐसी। ये रेड वाला लिक्विड तो आ गया यहां पे, हाँ या ना? ये एंगल ले लिया थीटा, ये थीटा ही निकालना है। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। रेडियस ले लो आर, रेडियस ले लो आर। और क्या मैं कह सकता हूं ब्लू वाला लिक्विड कहां चढ़ जाएगा? वो ब्लू वाला लिक्विड यहां चढ़ जाएगा। अब ये सिचुएशन क्या है, रेस्ट पे है। अब ये सिचुएशन क्या है, रेस्ट पे है। अब ये बताओ प्रेशर कहां पे इक्वेट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? या तो मैं सबसे नीचे वाले पॉइंट पे प्रेशर इक्वेट कर सकता हूं कि यहां पे प्रेशर इक्वेट कर दूं लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से, हाँ या ना? और ऊपर वाले पॉइंट पे मैक्सिमम यहां पे इक्वेट कर सकते हो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। बोलो हाँ, क्योंकि इसके ऊपर वाले किसी भी पॉइंट पे इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि देन योर लेवल वुड बी इन टू डिफरेंट लिक्विड्स। किस किस को ये समझ में आया है? Yes. यस सर। यस सर। तो बेस्ट तो ये होगा कि कहां पे इक्वेट करें, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे कर दो। कहां पे कर दो? सबसे नीचे वाले पॉइंट पे। सबसे नीचे वाले पॉइंट पे इस वाले केस में, इस वाले केस में सबसे नीचे वाला पॉइंट का निकालना सबसे आसान लग रहा है। ये मान लो ट्यूब के अंदर प्रेशर है, ट्यूब के अंदर एयर का प्रेशर है पी नॉट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लेफ्ट वाली साइड से देखूं तो ये वर्टिकल हाइट निकालनी पड़ेगी। ये वर्टिकल हाइट कितनी होगी? ये रेडियस आर है, ये थीटा है, तो ये लेंथ हो जाएगी आर साइन थीटा, हाँ या ना? ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस आर साइन थीटा। हम ये कह सकते हैं यहां पर नीचे प्रेशर हो जाएगा पी एटमोस्फियर प्लस D1 जी आर माइनस आर साइन थीटा। एच रो जी करते हैं, एच का रोल तो क्या प्ले कर रहा है? आर माइनस आर साइन थीटा। रो का रोल प्ले कर रहा है D1 जी, हाँ या ना? एच रो जी कर दिया। अब राइट हैंड साइड से करो, राइट हैंड साइड से करोगे तो ये वाला वर्टिकल हाइट कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। ये वाला वर्टिकल हाइट कितना हो जाएगा? क्या नहीं से आर कॉस थीटा। यहां तक सब कर देते हैं और यहां पर गलत हो जाता है क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैसे भैया? ये वाली वर्टिकल हाइट भी तो लेनी पड़ेगी। क्या मैं कह सकता हूं ये वर्टिकल हाइट हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा? किस किस को ये समझ में आया है? हाँ या ना? यस सर। मैं Yes. बताऊं, समझ में आ गया ना कि गलती कहां पे होने वाली है? गलती होने वाली है एच रो जी में वर्टिकल हाइट लिखते हुए ये वाली दो हाइट तो ले लोगे, ये वाली हाइट इग्नोर कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड से आ जाएगा पी एटमोस्फियर प्लस एच रो जी। एच हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा इंटू D2G प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा इंटू D1G हो जाएगा ना? पी नॉट कट गया, जी कट गया, एंड मेरे ख्याल से आर भी कट गया। सीधा इक्वेशन बन रही है D1 1 माइनस साइन थीटा इज D2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू D1। ठीक है, ये 1 भी कट गया तो ये बन गया D1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज D2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आई थिंक इन्होंने एक बार तो थीटा पूछा था,
एक बार तो थीटा पूछा था, इस बार तो कुछ और ही पूछा है, थीटा पूछा था। ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा इज d2 बाई डी1। अब टेन थीटा निकालना, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, और या फिर एक प्रॉपर्टी होती थी कभी बचपन में सिखाई गई थी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND, पढ़ी है? यस सर। अरे CND पढ़ा है? यस सर। यस सर। एक ही बच्चा बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सर बोलो भाई। शिवांशु। शिवांशु, उसने पढ़ा है। कौन कौन ऐसे है जिसने वर्ड पहली बार सुना है CND? बोल दो यार। हैं? मैम ने भी कराई एक दो बार तो। अच्छा, मैम ने भी कराया एक दो बार? पता नहीं यार, मैं पिछले देखो मैं पिछले इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, रिसेंटली कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ यार, मतलब 11th में बच्चे आ रहे हैं ना, उनको CND ही नहीं पता होता। तो 9 10th में है या नहीं है ये टॉपिक, या हटा दिया गया है CBSE से? तो नहीं है, अब नहीं है 9 10th में? नहीं सुना था। नहीं, 9 10th में टॉपिक हट चुका है क्या अब? मतलब बच्चों को मैथमेटिकली प्रिपेयर करके नहीं भेजते हो, मतलब बिल्कुल ही ऐसी। यार CND ये बोलता है A बाई बी इज C बाई डी होता है, तो हम ये कह सकते हैं A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। सही है? इस टाइप से होता है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली कह सकता हूं, मुझे टेन थीटा चाहिए, तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला कर दो, तो नीचे वाला माइनस ऊपर वाला करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 टेन थीटा। तो राइट हैंड साइड में भी वही करो, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, तो ये आ जाएगा d1 माइनस d2, और इसमें डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2, और डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा d2 प्लस d1। जो लेफ्ट हैंड साइड में किया वही राइट हैंड साइड में किया, और इससे आ गया टेन थीटा इज डन, या व्हाटएवर दिस इज। ठीक है, अब ये मत कहना कि ये CND प्रूव कैसे होगा, मतलब रिडिकुलस सा है कि भाई A बाई बी इज C बाई डी, दोनों में +1 कर दो, दोनों में +1 कर दो, तो ये आ जाएगा, इसका मतलब A प्लस बी बाई बी इज C प्लस डी बाई डी, और दोनों में -1 कर दो, -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा A माइनस बी बाई बी इज C माइनस डी बाई डी, और इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा A प्लस बी अपॉन A माइनस बी, C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। तो ये चीज है तो ये चीज हो जाएगी। एवरीबॉडी गॉट इट? ठीक है गाइस, डन? आगे बढ़े? अरे हाँ ना में जवाब दे दिया करो, आगे बढ़े? यस सर। क्या हुआ? तो नेक्स्ट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये कहता है इफ लिक्विड एट, सॉरी क्या लिख रहा हूं, इफ प्रेशर in liquid at some point is changed by some amount, then the same change in pressure, happens throughout the liquid. If pressure in liquid at some point is changed by some amount, then the same change in pressure happens throughout the liquid without diminishing in magnitude.
ठीक है। अरे क्या बोलना चाह रहा है भैया, ये बोलना चाह रहा है कि लिक्विड में कहीं किसी पॉइंट पे प्रेशर था 2 एटमोस्फेयर, पी एटमोस्फेयर प्लस एच, वहां का अगर 2 एटमोस्फेयर की जगह हो गया 5 एटमोस्फेयर, तो 2 के से 5 हो गया, तो 3 एटमोस्फेयर का चेंज आया। वो 3 एटमोस्फेयर का चेंज हर पॉइंट पे आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है? वो 3 एटमोस्फेयर का चेंज हर पॉइंट पे आएगा। जहां पे अगर 1.5 था तो वहां पर भी 3 ऐड हो जाएगा, हाँ या ना? जहां पर 5 एटमोस्फेयर था वहां पर भी 3 ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. प्रूव कर सकते हैं यार, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। भाई मान लो ये हमारे पास वेसल है, ये हमारे पास वेसल है। हमने कहा भाई डेप्थ एच पे प्रेशर निकालते हैं, डेप्थ एच पे प्रेशर निकालते हैं। कैसे निकाला था? हमने कहा था ऊपर से लग रहा था पी एटमोस्फेयर है, नीचे लग रहा था mg, और यहां से लग रहा था P1A। तो इससे हो गया था P1A इज P0A प्लस mg, सही है। इससे आ गया था P1 इज P एटमोस्फेयर प्लस h रो जी, सही है। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, यहां से एक फोर्स भी लगा दी, F लगा दिया भाई, F जबरदस्ती लगा दिया, एक F भी लगा दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब फ्री बॉडी डायग्राम में F भी लग रहा है और P0A भी लग रहा है, नीचे mg भी लग रहा है, और नीचे जो प्रेशर हो गया P2A भी लग रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं P2A इज F प्लस P0A प्लस mg? तो क्या मैं कह सकता हूं P2 कितना आ जाएगा, F बाई A प्लस P0 प्लस h रो जी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इस डेप्थ पे पहले प्रेशर था P एटमोस्फेयर प्लस h रो जी, और अब हो गया P एटमोस्फेयर प्लस h रो जी प्लस F बाई A। क्या मैं ये कह सकता हूं F बाई A का चेंज, F बाई A का चेंज हर पॉइंट पे आएगा, हर पॉइंट पर आएगा। किस किस को ये चमका? एवरी पॉइंट प्रेशर विल चेंज बाय F बाई A। गाइस गॉट इट और नॉट? कि यहां पर पहले कोई प्रेशर था, अब कितना हो जाएगा, जो भी प्रेशर था प्लस F बाई A। यहां पर कोई कुछ प्रेशर था, अब कितना हो जाएगा, पुराना प्रेशर प्लस F बाई A। ठीक है कि नहीं है? दिस इज बेसिकली Yes, योर sir. पास्कल्स लॉ, दिस इज बेसिकली योर पास्कल्स लॉ। It is basically used in hydraulic lift. It is basically used in hydraulic lift. Hydraulic lift नाम सुना है कभी? सुना है गाइस या नहीं सुना है? Yes, sir. एक मिनट ऊपर कर दो। ओके, लिखते जाओ, लिखते जाओ। What is wrong with the camera? बार बार ब्लर हो जाता है ना? हाँ सर, हो गया। अच्छा हो गया, ओके। मैं ये कह रहा था कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या, सर वो बजिंग साउंड दोबारा होने लग गई। मुझे फिर से आ रही है क्या? यार ये तो नहीं आनी चाहिए थी। अब सही हो गई बजिंग साउंड? हेलो सर मुझे तो पहले भी नहीं आ रही थी। मुझे भी नहीं आई। मुझे भी नहीं आ रही थी सर। तुम्हें अब आ रही है? पहले आ रही थी पर अभी नहीं आई। अब नहीं आ रही। भाई तुम्हारा ना मोबाइल आसपास होगा, तुम्हारे उसके क्या बोलते हैं हेडफोन के, ठीक है, उससे भी हो जाता है। ठीक है, अब चलो इधर देखो, इधर देखो, हल्की आ रही है ना, तेज तो नहीं आ रही ना? ये ज्यादा नहीं है सर अब। ठीक है, इधर देखो, ये पिस्टन लगा दो, पिस्टन लगा दो। कैसे पिस्टन लगा दो गाइस? मासलेस पिस्टन लगा दिए। कैसे पिस्टन लगा दिए? मासलेस पिस्टन।
और अंदर लिक्विड भर दिया, अंदर लिक्विड भर दिया। ये लिक्विड है ग्रीन वाला। ठीक है, यहां पर एरिया ले लो ए, और ये एरिया ले लो 1000 ए। क्या ले लो? 1000 ए। अब मान लो इस पिस्टन पे मैंने फोर्स लगा दिया, इस पिस्टन पे, लेफ्ट वाले पिस्टन पे मैंने फोर्स लगा दिया, ऐसे फोर्स लगा दिया, पुशिंग फोर्स। कितना फोर्स लगाया? 10 न्यूटन। गाइस 10 न्यूटन फोर्स लगाया है। क्या मैं कह सकता हूं इसके जस्ट नीचे प्रेशर में इंक्रीमेंट आ जाएगा? कितने का? 10/A का। दिस इज योर चेंज इन प्रेशर। पास्कल लॉ क्या बोलता है? हर पॉइंट का प्रेशर 10/A से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं इस पॉइंट पे भी प्रेशर कितने से बढ़ेगा? 10/A। 10/A से बढ़ेगा। 10/A से इंक्रीमेंट होएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं लिक्विड इस राइट वाले पिस्टन पे ऊपर की तरफ धक्का लगाने लगेगा? कितने से धक्का लगाएगा? चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया। एरिया कितना है? 1000 A। बोलो, समझ में आ रहा है? चेंज इन प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया। तो चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया इज द न्यू फोर्स जनरेटेड। कितना हुआ ये? 10/A इंटू 1000A। कितना फोर्स लगा भाई? 10,000 न्यूटन। फोर्स मैग्नीफाई हो गई, फोर्स मल्टीप्लाई हो गई। क्या समझ में आया? कुछ समझ में भी आया है क्या हुआ? भाई वो पतले वाले पिस्टन पे 10 न्यूटन लगा के दूसरे बड़े वाले एरिया पे कितनी फोर्स जनरेट हो गई? 10,000 न्यूटन। 10 न्यूटन 1 साल का बच्चा भी लगा सकता है। 10 न्यूटन का मतलब क्या हो गया? 10 न्यूटन का मतलब कितना है बताओ? 1 किलो। 1 किलो तो उठा लेगा, चलो 1 साल का नहीं हो सकता, उठा सकता, 2 साल का तो उठा लेगा। यस सर। और 2 साल के बच्चे ने 10 न्यूटन फोर्स लगा दी और राइट साइड में फोर्स बन गई 10,000 न्यूटन। 10,000 न्यूटन का मतलब समझ में आ रहा है? 1000 किलो की गाड़ी मारुति स्विफ्ट उठ जाएगी। क्यों? Yes, sir. स्विफ्ट का वेट 1000 किलो से तो कम है। समझ में आई बात है नहीं आई? तो यहां पर हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब समझ में आ गया कि यहां पर उन्होंने स्विफ्ट उठा दी। किसने उठाई है? बच्चे ने, 2 साल के बच्चे ने। सर जो कार के जैक्स होते हैं उसमें ये यूज होता है ना? यार देखो, पॉइंट ये है कि 2 तरह के जैक होते हैं। एक होते हैं हाइड्रोलिक जैक और एक होते हैं स्क्रू वाले जैक। हाँ नहीं, यस सर। हाँ, तो जो हाइड्रोलिक जैक होते हैं ना, जो उस पे होते हैं पेट्रोल पंचर वाले के पास, पेट्रोल पंप पे जो होते हैं, तो वो हाइड्रोलिक वाले होते हैं। ठीक है। और जो गाड़ी के अंदर जैक पड़ा होता है, जो यूजलेस सा होता है, जिससे कभी उठती नहीं है, वो स्क्रू वाला होता है। ठीक है। तो हाइड्रोलिक जैक इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। गाइस गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। और नॉट ओनली हाइड्रोलिक जैक यार, मतलब तुम्हारे ब्रेक्स भी इसी पे काम करते हैं। ब्रेक में क्या होता है? तुम्हारा ब्रेक मारा तुमने ब्रेक का पिस्टन दबाया और जो मोटर, जो पहिया घूम रहा है, वहां पर एक चक्का सा होता है, एक प्लेट होती है, डिस्क होती है मेटल की। हाँ, तो एग्जैक्टली डिस्क ब्रेक की बात कर रहा हूं। तो वो जो बेसिकली एक ब्रेक का जो पैड है वो जाके डिस्क पे चिपक जाता है और ज्यादा फोर्स से चिपकता है। इसका मतलब तुमने फोर्स लगाई है 10 न्यूटन, और वो कितनी फोर्स से जाके एरिया बढ़ा दिया होगा ना वहां पर। तुम्हारे पैर के नीचे जो ब्रेक है वहां पर एरिया है A, और जहां पर ब्रेक पैड है वहां पर एरिया है 1000 A। तो पता चला जी 10,000 की न्यूटन की फोर्स से जाके चिपक जाएगा वहां पे। हाँ या ना? यस सर। देयर इज अ कैच, देयर इज अ कैच। व्हाट इज द कैच? शुड आई टेल यू द कैच? सर पिस्टन का मास। नहीं, वो तो यार मैं वैसे ही इग्नोर कर रहा हूँ, छोटी मोटी। मैं तो बहुत सारी चीजें इग्नोर कर रहा हूँ, चिल मारो। ठीक है, मतलब हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। फिजिक्स जो पढ़ते हैं ना 11th 12th में, बहुत आइडियल केस में पढ़ते हैं। अब रोटेशन पूरा पढ़ा है, रिजिड बॉडी के लिए पढ़ा है। ठीक है, देयर इज नो सच थिंग एज रिजिड बॉडी। तो चिल मारो, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। मैंने कहा कि इस पिस्टन को नीचे लेके गया 1 मीटर। ये बता दो ये ऊपर कितना उठेगा? वाई बताओ जरा, गाड़ी कितनी ऊपर उठी? बच्चे ने उठा तो दी। 1 मीटर नीचे लेके गया था पिस्टन पे। तो हम ये कहेंगे दिस वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम। ये कितना हो गया? A इंटू 1 शुड बी 1000 A इंटू वाई। वाई आ गया हमारा 1/1000 मीटर।
यार that is 1 mm. How is that? क्या हुआ बेटा, बोलो। भाई तुम्हें गाड़ी को हवा में थोड़ी उड़ाना है, टायर ही तो बदलना है। तुम क्या सोच रहे हो, मतलब पहले हल्क की तरह गाड़ी को हवा में उठाओगे फिर टायर बदलोगे? तुम्हें गाड़ी कितना ऊपर उठानी होगी, 3-4 सेंटीमीटर ऊपर उठाओगे तो टायर बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा? यस सर। तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोलिक जैक में एक बार दबाया 1 मीटर, फिर वहां पर एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, वो लॉक कर देता है। जब तुम ऊपर लेके आते हो ना तो वो वापस नहीं आता पिस्टन नीचे, फिर दोबारा 1 मीटर नीचे लेके गए तो पंप करते जाओगे। अगर ऐसे 1 mm के चक्कर में किया तुमने, तो तुमने 10 बार किया तो 10 mm हो गया, 1 सेंटीमीटर उठ गई। और 20 बार किया तो क्या बोलते हैं, 2 सेंटीमीटर उठ गई। हाँ या ना? यस सर। बात समझ में आई या नहीं आई? तो 20 बार पंप करोगे Yes. तुम्हारा टायर, फिर उसके बाद चेंज कर लेना 2 सेंटीमीटर उठा के। गॉट इट और नॉट? यस सर। अच्छा, व्हाट इज वर्क डन बाय 10 न्यूटन? व्हाट इज वर्क डन बाय 10 न्यूटन? ये हो जाएगा 10 एफ डॉट एस करते थे ना, याद करो, एफ डॉट एस। तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू 1, दैट इज 10 जूल। 10 जूल, बोलो हाँ। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. और वर्क डन बाय 10,000 न्यूटन कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे एसआई यूनिट में? ये भी 10 जूल। हाँ, तो वर्क डन तो सेम भी होना चाहिए बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर हमारा वर्क डन सेम नहीं होगा तो मतलब वर्क का कोई गेन थोड़ी हो जाएगा। हाँ या ना? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये तो कहेगा ना कि जितना वर्क डन पहला करेगा उतना ही दूसरा करेगा। यस सर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस अपने आप सर। कहीं से एनर्जी थोड़ी आ जाएगी। इनफैक्ट वर्क का लॉस ही होता है, वर्क का लॉस ही होता है। क्यों लॉस होता है? अरे फ्रिक्शन भी होता है कहीं ना कहीं। हाँ या ना? यस सर। आइडियल केस लेके चल रहा हूं मैं कि हाँ ठीक है, जितना उस लेफ्ट वाले ने वर्क किया उतना ही राइट वाले ने वर्क किया। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज द बेसिस सर। ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। जरा एक बार इसको जनरल केस कर दूं। एवरीबॉडी सब लिख चुके हैं, नहीं लिख चुके हैं? लिख चुके हैं ना? Yes, sir. ओके Yes, sir. भाई, जनरल केस ये हो गया। ये एरिया A1 था, ये एरिया A2 था, ये पिस्टन था, ये पिस्टन था, ठीक है। यहां पर लेफ्ट में लगी फोर्स F1, प्रेशर में इंक्रीमेंट कितना आया, डेल्टा P। डेल्टा P हो गया F1 बाय A1। यहां पर भी हमारा इंक्रीमेंट इन प्रेशर कितना आया, डेल्टा P, दैट इज F1 बाय A1। यहां से फोर्स लगी F2, और ये F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा डेल्टा P इंटू A2। हाँ या ना? तो ये हो जाएगा F1 बाय A1 इंटू A2, या ये कह सकते हैं F1 बाय A1 इज F2 बाय A2 इज डेल्टा P। गॉट इट और नॉट? तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। इसको ले लो x1, इसको ले लो x2। चल ठीक है, मतलब आई एग्री, x2 छोटा ही होगा। ठीक है। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी A1 x1 इज A2 x2। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। बाय द वे, थर्ड इक्वेशन होगी वर्क डन वाली। वर्क डन बाय F1 कितना होगा, F1 x1। F1 क्या था, डेल्टा P बाय सॉरी डेल्टा P A1। F1 क्या था, डेल्टा P A1 इंटू x1। और वर्क डन बाय F2 कितना हो जाएगा, F2 x2। ये हो जाएगा डेल्टा P A2 मल्टीप्लाइड बाय x2। गाइस गॉट इट? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भी सेम है, क्योंकि A1 x1 was A2 x2, so this work done by F1 and work done by F2 is same, and hydraulic lift is over. ठीक है,
चलो यहां तक का समझ में आ गया गाइस? अरे बोलो हाँ, डन। यस यस सर। सर। चलो आज अब अगला Yes, टॉपिक, sir. अब अगला टॉपिक चालू होना है अगली क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, बॉइंट फोर्स से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बॉइंट फोर्स से चालू होना है। तो पॉइंट इज कि अभी आज स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं अभी स्टार्ट भी करूंगा तो कंप्लीट तो होने से रहा। ठीक है, सो वेंसडे तक जो मैंने कराया उसे कर लेना, देन वी विल स्टार्ट विद आर्किमिडीज एंड बॉइंट फोर्स।